हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज हम सैम्पल पेपर का डिस्कशन कर रहे थे उसका हम पार्ट 2 आगे करेंगे। और पार्ट 2 में क्योंकि हमने जहां छोड़ा था वो था सेक्शन सी, और सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन, नेम द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है ये। और फिर उसमें पूछा है कि स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, सेल के डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, और एलोंगेशन ऑफ सेल के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन जो है प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। और साथ ही जब ऐसा मौसम होता है जब प्लांट ग्रोथ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे उस टाइम पे, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए भी वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ग्रोथ करने के लिए और ग्रोथ रोकने के लिए, दोनों के लिए ही ये प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट का जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है, अब ह्यूमंस के अंदर तो 2 तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जिसमें एक में हार्मोन्स होता है और एक में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। लेकिन प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन का ही पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। ठीक है, तो अब कौन कौन से हार्मोन है, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल वो होता है ऑक्सिन एंड जिबरलिन। ठीक है, फिर प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है साइटोकाइनिन। और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एब्सिसिक एसिड। और एलोंगेशन ऑफ सेल के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑक्सिन। तो ये है चारों हार्मोन, जिसमें ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए ऑक्सिन एंड जिबरलिन, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए एब्सिसिक एसिड एंड एलोंगेशन ऑफ सेल के लिए ऑक्सिन। तो ये जितनी भी ग्रोथ के लिए हार्मोन होते हैं और सेल डिवीजन के लिए हार्मोन होते हैं वो तो ये होते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। लेकिन जो रोकने वाले होते हैं, यानी कि जो थोड़ा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव ग्रोथ कराते हैं, उसके लिए एब्सिसिक एसिड होता है। अब ये तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ना, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ या इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो उसमें अब एब्सिसिक एसिड लिख सकते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जेनेटिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें F1 जनरेशन में क्या प्रोजेनी आए, F1 जनरेशन को जब F1 जनरेशन में क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में क्या आया, टॉल एंड शॉर्ट का क्या रेशो रहा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये और में पूछा गया है। तो और में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स बाय गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, एग्जाम्पल देके वो बताना है उनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो था पी प्लांट। लेकिन हमको ये नहीं लिखना है कि पी प्लांट सेलेक्ट किया था, हमें उसका साइंटिफिक नेम लिखना है जो कि है पैसिम सैटिवम। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन। सबसे पहले हम लेंगे F1 जनरेशन, उसके बाद हम F2 जनरेशन में आएंगे। तो उस सबसे पहले आप लिखेंगे जो प्लांट यूज किया था, plant used Passum sativum, Passum sativum, और यहाँ पे आप पी प्लांट इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। तो हम समझाएंगे कि मेंडल ने जो पेरेंट प्लांट लिए थे, ठीक है, और उनके बीच में जब क्रॉस किया था, पेरेंट प्लांट लिया था उसने टॉल एंड शॉर्ट, तो उसको उसने बताया था कैसे, कैपिटल टी
क्योंकि टॉल जो थे वो डोमिनेटिंग ट्रेट थे और स्मॉल टी शॉर्ट जो थे वो रिसेसिव ट्रेट थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि कौन सा ट्रेट डोमिनेटिंग है और कौन सा ट्रेट रिसेसिव है। ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन मिली, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो मिली, वो थे ऑल टॉल। तो उसका क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उसका जीनोटाइप था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये, और इसका फिनोटाइप क्या था, ऑल टॉल, यानी कि फिजिकली वो सारे के सारे बड़े टॉल थे और उसमें एक डोमिनेटिंग ट्रेट था और एक रिसेसिव ट्रेट था। उसके बाद ये ऐसे दो लिए और उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे जो उसको F2 जनरेशन मिली, अब हम फिर वो बताएंगे, F2 जनरेशन मिली वो बताएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन पे क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराया तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि 3 तो टॉल मिले और 1 मिला शॉर्ट। ये तो दोनों ही कैपिटल टी है तो ये तो टॉल होगा ही, इसमें एक डोमिनेटिंग ट्रेट है तो ये टॉल होगा, इसमें भी एक और डोमिनेटिंग ट्रेट है तो ये भी टॉल होगा, और ये दोनों स्मॉल है तो दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है तो ये क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका जो रेशो बना वो हुआ 3:1। तो आपको बस यही पूछा है कि क्या रेशो ऑब्टेन हुआ, तो आप लिखेंगे कि इसका जो फिनोटिपिक रेशो था, यानी कि फिजिकली अगर हम देखें तो जो है 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। लेकिन अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशो देखें, यानी कि जेनेटिक मेकअप कैसा था, अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशो देखते हैं तो वो होगा, कैपिटल टी कितने हैं इसमें, 1 तो 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 तो यानी 2, और स्मॉल टी कितने हैं तो है 1, तो ये होगा 1:2:1, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो ये दोनों आपको रेशो बताने हैं, ये आपको इतना एक्सप्लेन करना है, बस पहला क्वेश्चन इतना ही है। उसके बाद आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स बाय गिविंग एन एग्जांपल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो कि हमारे खुद के होते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। उसको बोलते हैं वो, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। तो जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं उसमें जीन के अंदर चेंज होता है, जबकि जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं उसमें जीन के अंदर कोई चेंज नहीं होता, जितना भी चेंज होता है वो फिजिकल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डायबिटीज है तो वो जीन के अंदर चेंज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो हेरिडिटरी डिसीज है, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का वेट ज्यादा है और उसने एक्सरसाइज करके वेट कम कर लिया या बॉडी बिल्डिंग कर ली या कुछ कर लिया, तो वो उसके एक्वायर्ड ट्रेट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बॉडी बिल्डिंग करी है तो उसकी पिछली जनरेशन भी बॉडी बिल्डर होगी या उसकी आने वाली जनरेशन, या फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें किसी भी ऑर्गन लॉस्ट हो जाए, कोई भी ऑर्गन जैसे हैंड या फिर लेग्स, तो वो भी उसका खुद का ही एक्वायर्ड ट्रेट रहेगा, ना कि वो आगे बढ़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बिना पैरों के होगी, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये अंतर होता है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में। 13, व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो होता है जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर में, तो उसको हम रेनबो कहते हैं। तो वो 7 कलर जो स्प्लिट होते हैं वो विबग्योर के फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें ऊपर रेड होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, तो विबग्योर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और रेनबो कैसे बनता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो जब, और रेनबो हमेशा जो सन होता है उसके ऑपोजिट बनता है। इसमें जो रेन ड्रॉप होती है वो एक प्रिज्म का काम करती है। तो सन की जब व्हाइट लाइट उस रेन ड्रॉप जो कि एक प्रिज्म का काम करती है उस पर पड़ती है, तो वो रिफ्रैक्शन होके और डिस्पर्शन होके वो 7 कलर में स्प्लिट होके एक रेनबो बनाता है।
अब इसका डायग्राम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सेम डायग्राम आपको बना देना है। तो ये रहा इसका डायग्राम, जिसमें जो ये सन है, सन से लाइट, व्हाइट लाइट, सन से व्हाइट लाइट निकलती है। फिर ये है रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप के अंदर जाती है तो बेंट होती है लाइट, क्योंकि प्रिज्म में भी ऐसा ही होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट बेंट होती है। और जब इसमें भी ऐसा ही होगा, ये भी रेन ड्रॉप भी एक मीडियम है और फिर से एटमॉस्फेयर में आएगी तो भी बेंट होगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो लाइट बेंड होगी तो वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है 7 कलर में, क्योंकि ये एक प्रिज्म का काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसके बाद वो 7 कलर वापस से रिफ्रैक्ट होंगे और हमारी आईज को दिखेंगे। तो ये इसका डायग्राम हुआ। और रेनबो के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको पूरा लिख देना है कि वो व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर 7 कलर में होती है। एक रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन को मिला के एक फेनोमेना होता है, जिसमें सन के अपोजिट रेनबो बनता है जब बारिश भी हो रही हो साथ में। तो उसको थोड़ा सा आपको बता के लिखना होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट एनी 3 मेथड। तो सबसे पहले हम वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वेस्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि एक तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर हम चीज़ें कम यूज़ करें, जैसे कि प्लास्टिक, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं डिकम्पोज होने में, और ये इतनी हल्की होती हैं कि सब जगह उड़ के चले जाती हैं, इवन ओशंस में भी उड़ के चले जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को हम यूज़ करना बंद करें। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को यूज़ करें, जैसे कि कॉटन के अगर हम बैग्स लेके जाएं कुछ भी मार्केट से सामान खरीदने के लिए, और वहाँ से अगर हम प्लास्टिक बैग नहीं लेके आए। और तीसरा, कंपोस्टिंग करके, यानी कि अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के मटेरियल को दोनों को अगर हम सेपरेट रख सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको सेपरेट रखेंगे तो वेस्ट वैसे ही 50% हो जाएगा। तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा वो तो कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो रिसाइकल होने चले जाएगा। चौथा, रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। जितना भी आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है और जो भी प्लास्टिक्स होती है उसको रिसाइकल करके भी हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ मेथड है। फिर 14th क्वेश्चन में एक और पार्ट में आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक ब्लॉक डायग्राम बना के समझाना है टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है वो हमको एक ब्लॉक डायग्राम बना के शो करना है। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है अपने आसपास के फिजिकल स्टेट में, अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट में। जैसे कि वाटर का अलग इकोसिस्टम होता है, लैंड का अलग इकोसिस्टम होता है। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रहता है, जो कि अब जैसे हम पानी में चले जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन वाटर एनिमल तो रहते हैं वहाँ, उनकी फूड चेन भी वहीं चलती है। तो उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो इनहैबिटेट और जो हैबिटाट में ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, जिस हैबिटाट में वो रहता है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अपने फिजिकल फैक्टर, आसपास के फैक्टर्स के साथ, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है कि ब्लॉक डायग्राम बना के शो करना है कि एनर्जी का फ्लो। तो एनर्जी का सबसे पहले हमको एनर्जी मिलती क्या है, कहाँ से है, सन से मिलती है। इवन आपके टॉप लेवल के कार्निवोरस तक जो एनर्जी जाती है वो सन से ही जाती है, क्योंकि सन ही एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। और सन की एनर्जी कौन कैप्चर करता है, प्लांट कैप्चर करता है। तो सन की एनर्जी कैप्चर करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्लांट्स को कौन खाता है, वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, वो है कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स को भी खाने वाले और हैं टॉप कार्निवोर्स। ठीक है। तो अब आप बोलेंगे टॉप कार्निवोर्स क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इसमें लें तो सनलाइट को प्रोड्यूसर ग्रेन्स हो गए, जैसे है ना, गेहूं वगैरह और ये सब हो गए। ठीक है। ग्रेन्स कौन खाते हैं, हर्बीवोरस में अगर हम चूहे भी ले सकते हैं, लेकिन वो हर्बीवोरस होते नहीं है। पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रेन्स खाते हैं, क्योंकि रैट, तो रैट हो गए, है ना।
और उसको कौन खाता है, उसको रैट को जैसे मान लीजिए स्नेक खाता है, तो स्नेक को और कौन खाएगा, ईगल खाएगी, तो वो टॉप कार्निवर्स होगी। तो स्नेक तो एनिमल ऑलरेडी खाता है, लेकिन स्नेक को भी खाने वाला कौन है, ईगल है। तो ये इसकी फ्लो चार्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, लिस्ट 2 मेन एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद वाटर हार्वेस्टिंग एट द कम्युनिटी लेवल, राइट 2 कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग वो होता है कि रेन वाटर जब पानी बरसता है तो उसको स्टोर करना और उसको स्टोर करके फर्दर फ्यूचर के लिए उसको यूज़ करना, उसको हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब पानी बरसता है तो ऐसी पाइपलाइन सिस्टम छतों पे बनाई जाती है, नीचे टैंक बनाए जाते हैं जिससे कि छत से पानी पाइप के थ्रू टैंक में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं जिससे कि पानी के साथ कोई और गंदगी ना आए, तो उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग का पहला एडवांटेज ये है कि एक तो जो ओवर यूज ऑफ वाटर हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रेन वाटर अवेलेबल होगा हम उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे, क्योंकि रेन वाटर वैसे भी वेस्ट हो जाता है, तो उसको अगर हम सब अगर हर घर में भी वाटर हार्वेस्टिंग होने लग गई तो काफ़ी हद तक पानी हम सेव कर सकते हैं। दूसरा उसका यूज़ ये है कि इससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। अगर कहीं तालाब में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही तालाब बनाए गए थे, बहुत बड़े बड़े तालाब को खोद के उधर और कुएं बनाए जाते हैं, तो कुओं में और तालाब में जब रेन वाटर स्टोर होता है वो भी एक तरीके का वाटर हार्वेस्टिंग है। तो उससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। तो ग्राउंड वाटर लेवल जितना बढ़ेगा उतना जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसमें मॉइस्चर रहेगा, और मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा तो प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। 2 कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, 2 कॉजेज बताने हैं कि ग्राउंड वाटर क्यों ख़त्म होता गया। पहला तो इंडस्ट्रीज की वजह से, क्योंकि जितना पानी हम अपने घरों में यूज़ नहीं करते डेली यूज़ में, उससे कई ज़्यादा पानी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो आप इस अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक इंडस्ट्री से आ रही है, और वो इंडस्ट्री सिवाय आपकी जो वेजिटेबल है, इवन एग्रीकल्चर में भी पानी बहुत यूज़ होता है, तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके घर के जो पानी का बजट है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे पानी यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद जो है पानी की खपत ज़्यादा होने लग गई, इस वजह से ग्राउंड वाटर कम होने लग गया। दूसरा रीज़न ये है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लग गया, क्योंकि टेम्परेचर पृथ्वी का अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पानी अब ग्राउंड में कम से कम बचा है। अब बहुत बारिश भी कम होती है तो ग्राउंड वाटर होता भी कम है, और इसी वजह से समर्स ज़्यादा होती हैं तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। तो ये अब यहाँ पे आपका सेक्शन सी पूरा होता है जो कि 3 मार्क का है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी जो कि 5 मार्क का है, लेकिन उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन समझाने में बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो इसीलिए टाइम घटाने के लिए हम इस पेपर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सेक्शन डी लेंगे। तो जब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। थैंक यू।